हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। तो हम जो है एक नए सीरीज के साथ आपके पास उपस्थित हैं। ये हमारा प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज है और प्रतियोगिता दर्पण में देखिएगा कि लास्ट में समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहता है। कुछ उद्योग व्यापार से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इन सभी को हमने क्या किया है, कवर किया है। और ये आपका इसमें है तो ये मार्च का पीडी, पर इसमें आपको न्यूज़ मिलेगा जनवरी का। तो जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी पीडी हैं सबको हमने कंप्लीट किया है। तो मार्च से हम लोग शुरू किए हैं। तो देख लीजिए, इसमें न्यूज़ मिलेगा आपको जनवरी का, है ना। 2-3 वीडियो में इसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे और आप लोग इसको स्पीड बढ़ा करके क्या करना है, आपको देख लेना है। चलिए, एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होगा। प्रतियोगिता दर्पण से सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि संसद द्वारा पारित समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022 के संदर्भ में कर रहा है, विचार करिए। पहला है कि भारतीय एजेंसियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती, जलदस्युता के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है भारतीय एजेंसियों को गहरे समुद्र में समुद्री डकैती, जलदस्युता के खिलाफ क्या हुआ, कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये सही है। दूसरा है कि विधेयक के प्रावधान भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा से आगे के समुद्र पर भी लागू होते हैं। तो ये भी सही है, उसका जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का सीमा है उससे आगे भी लागू होता है। तीसरा है आपका कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र से 250 समुद्री मील। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये कितना समुद्री मील, कितना नॉटिकल मील का जल क्षेत्र है ना। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, तो इसका सही कथन बोल रहा है चुनने। तो 1 और 2 तो देख लीजिए, इसमें पहला और दूसरा जो है इसका क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा जो है ये क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता संविधान संशोधन नामक विधेयक 2022 एक निजी विधेयक संसद में किसके द्वारा पेश किया गया। तो ये कांग्रेसी सांसद थे मनीष तिवारी, इनके द्वारा क्या किया गया ना, इसको पेश किया गया। मनीष तिवारी हैं, ये भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए क्या बोले कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का जो चयन है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश से युक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से क्या होगा, किया जाएगा। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या बोला गया कि 6 वर्ष तक, है ना, बोला 6 वर्ष सुनिश्चित करने के लिए। सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्त को भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पे जो है पुनर्नियुक्ति न दिए जाने जैसा प्रावधान करने के लिए बोले थे। कौन? तो ये जो है आपके कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो पेन से कहीं टिकिंग विकिंग है तो कुछ पीडी जो है हमारे पास नहीं थे, तो मैंने कहीं से मंगवाए हैं। तो वो जो पढ़े होंगे तो टिक टाक किए हुए हैं, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना है। चलिए, अगला है कि भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये खाद्य सुरक्षा के बारे में पूछ रहा है। तो आपका पहला क्या है कि 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन मिलेगा, है ना। बोला कि निःशुल्क राशन जो है ये आपको मिल जाएगा। सही बात है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। तो अगला आपका कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उपलब्ध एक मौलिक अधिकार है। देखिए कितना सुंदर लाइन है। आपसे पूछ देगा कि भोजन का अधिकार जो है वो क्या है, तो भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है और ये मौलिक अधिकार है। तीसरा है कि सितंबर 2015 से संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़, पुदुचेरी में खाद्य सब्सिडी की धनराशि जो है वो लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाती है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके सही हैं, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं। चलिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वोट के संदर्भ में, है ना, स्वोट के संदर्भ SWOT स्वोट के संदर्भ में विचार करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो ये स्वोट क्या है, तो स्वोट के लिए देख लीजिए स्वोट क्या है। तो इसे सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इसको जो है किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है आपको, इसे सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त पहल है। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है ना। ये भी सही है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और नासा
और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच का क्या है, एक संयुक्त पहला स्फोट। तीसरा है कि इस मिशन के अंतर्गत भूमंडल पर नमकीन जल और मीठे पानी की उपलब्धता संबंधी आंकड़े जो है वो क्या किए जाएंगे, तो जुटाए जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों क्या थे, सही कथन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये सभी जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट का किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो मानव अंगों में मौजूद न्यूक्लियोड अनुक्रमों के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बेस एडिटिंग पद्धति से किसका इलाज होगा, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का जो है क्या हो जाएगा, ये इलाज होगा। किसका इलाज होगा, बेस एडिटिंग पद्धति से किसका इलाज होगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। आगे क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला देखिए कह रहा है कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के, है ना, लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एक संलयन प्रक्रिया में उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जितनी इसे प्रज्वलित करने में प्रयुक्त की गई थी। ये बिल्कुल सही है कि जो कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल यूनिवर्सिटी, ये याद रखिएगा क्या नाम है, लॉरेंस लिवरमोर, है ना, लॉरेंस लिवरमोर यूनिवर्सिटी जो है ये क्या किया है, नेशनल लेबोरेटरी जो है, ये इसके शोधकर्ताओं ने पहला बार एक संलयन प्रक्रिया में उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न की जितने इसे प्रज्वलित करने में प्रयुक्त की गई थी। तो हमको असत्य कथन चुनने का रहा था, ये सत्य है ना, ये क्या है, करेक्ट है। दूसरा देखिए, फ्यूजन एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित अपार ऊर्जा का उपयोग करने की एक अलग लेकिन अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सूर्य और अन्य सभी तारों का चमकना फ्यूजन की प्रक्रिया से ही होता है। यहाँ देखिए ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि सूर्य और तारे जो चमकते हैं वो किस प्रक्रिया से चमकते हैं, तो फ्यूजन की प्रक्रिया से चमकते हैं। और चौथा है कि आने वाले दिनों में सभी परमाणु संयुक्त फ्यूजन तकनीक पर आधारित होंगे। तो ये जो है आपका असत्य कथन है और यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्मला सीतारमण कह रहा है वे लोकसभा के सदस्य हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये कहाँ की हैं, ये राज्यसभा के सदस्य हैं और यही कथन जो है क्या है, गलत है। बाकी दूसरा है कि उन्होंने 1 फरवरी 2023 को लगातार 5वां संघीय बजट पेश किया है, बिल्कुल सही है। संघीय बजट पेश करने वाली वे स्वतंत्र भारत की दूसरी महिला है, ये भी सही है, पहली इंदिरा गांधी थी। संसद में लगातार 5 बार संघीय बजट पेश करने वाली वे 6ठी वित्त मंत्री हैं। लगातार 5 बार संघीय बजट पेश करने वाली वे कौन सी वित्त मंत्री हैं, 6ठी वित्त मंत्री हैं। आगे देखिए अगला कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो दक्षिणी बिंदु है ही, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। दूसरा है कि गैलाथिया नेशनल पार्क और कैपवेल के नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तो ये भी सही है ना, ये भी सही है कि गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल के नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और तीसरा कथन आपका कह रहा है कि ग्रेट निकोबार विकास योजना 2022-23 में प्रारंभ की गई है, ग्रेट निकोबार विकास योजना, ये तीनों के तीनों जो है वो सही है। समझ गए, इसमें 2-3 को एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ और पीडी से क्वेश्चन मिलता भी है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन का COP27 शर्म अल शेख में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही बात है कि ये जो है शर्म अल शेख में जाकर के क्या हुआ था, आयोजित हुआ था, है ना। दूसरा कथन आपका क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन COP27 कहाँ हुआ, शर्म अल शेख मिस्र में, और COP15 जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वाला, है ना, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वाला जो है ये कहाँ पर हो गया था। चलिए समझ गए, हाँ
COP27 शार्म शेख में हुआ था। ये देखिएगा तो टोनिनो लैम्बोर्गिनी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, टोनिनो लैम्बोर्गिनी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है ना। तो चलिए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया। तो बिल्कुल सही है कि 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया। दूसरा है कि ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, कुटकी, कोदो आदि को पोषक अनाज कहा जाता है। तो ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस परिसर में संविधान पार्क विकसित किया जाएगा। तो ये राजभवन जयपुर राजस्थान में जो है वो संविधान पार्क विकसित किया जाएगा, है ना। ये देखिए, ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी और 3 जनवरी को संविधान पार्क का उद्घाटन किया। और इस पार्क में देखिएगा तो 9 करोड़ के लागत से, कितना, 9 करोड़ के लागत से इसको विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट के पहुंच के स्तर के बारे में विचार करना है, इंटरनेट के पहुंच के बारे में। चलिए पहला क्या कह रहा है इंटरनेट के पहुंच के बारे में, तो देख लेते हैं कि भारत में लगभग 84 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता है ना। बोल रहा है आपको कि भारत में 84 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता है, जिसमें से 80 करोड़ उपभोक्ता ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है, 84 करोड़ है, 80 करोड़ क्या करता है, ब्रॉडबैंड यूज कर रहा है। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं में 80% से अधिक के पास क्या है, स्मार्टफोन है। तो ये भी सही है, दोनों के दोनों कथन जो है आपके सही है। 84 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता है, जिसमें से 80 करोड़ उपभोक्ता किसके पास है, तो ब्रॉडबैंड का उपयोग कर रहा है। और इंटरनेट का उपयोग करने वाला उपभोक्ता में से 80% से अधिक के पास क्या है, स्मार्टफोन है। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2016 में 500 एवं 1000 के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए फैसले के बारे में कौन सा तथ्य सही है ना। 500 और 1000 के करेंसी नोट का जो विमुद्रीकरण हुआ उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा नोटों के विमुद्रीकरण के निर्णय को सही ठहराया। ये बिल्कुल सही है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय बोला कि ये गलत नहीं है, वो सही ठहरा दिया। बाकी ये दोनों जो है, सर्वोच्च न्यायालय 2 नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव पर विचार करना था, तो ये गलत है और ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये हो गया है कहाँ, इंदौर में, है ना। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हो गया, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। 11वां विश्व शहरी फोरम, है ना, 11वां विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये पोलैंड में हुई है 11वां विश्व शहरी फोरम की बैठक। इसके बाद देखिए अगला है विचार करने वाला फिर से। तो नई चेतना एक जेंडर अभियान है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी राज्यों में प्रारंभ किया गया है ना। बोला गया कि नई चेतना क्या है, एक जेंडर अभियान है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सभी राज्यों में शुरू किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह अभियान महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा के निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर पर शुरू किया गया। तो ये भी सही है ना। ये अभियान कब शुरू किया गया, तो महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है उस पर। उसके बाद देखिए तीसरा है कि नई चेतना का लक्ष्य के लिए महिलाओं को अपने ऊपर की जाने वाली सभी प्रकार की हिंसा को पहचानने और रोकने तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। तो ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों कथन क्या हैं, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइट के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है ना, यूनाइट के बारे में। तो यूनाइट अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 तक मानवाधिकारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा सारे विश्व में आयोजित किया गया। तो यही कथन जो है वो क्या है, गलत है ना। यही कथन क्या है, गलत है। बाकी देखिए अगला है कि इसे 25 नवंबर 2000, देखिए यहाँ कह दिया 25 नवंबर से 10 दिसंबर। यहाँ देखिए दूसरा में क्या दिया कि 25 नवंबर 2022 को तो शुरू किया गया, ये सही है। 2022 अभियान की थीम थी यूनाइट एक्टिविजन टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और ये महिलाओं के जो हिंसा होता है, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के हिंसा के उन्मूलन हेतु शुरू किया गया है ना। और यहाँ 1 नंबर में क्या दे दिया था कि धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसीलिए ये गलत हो गया। चलिए ये गलत है, बाकी सब क्या है, सही है।
अगला एक ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 के संदर्भ में करा है कौन सा कथन सत्य है ऊर्जा संरक्षण में। तो पहला है कि केंद्र सरकार या उसके द्वारा अधिकृत निकाय, कंपनियों और यहाँ तक कि व्यक्तियों को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। तो ये सही है कि केंद्र सरकार है ना या उसके द्वारा कोई भी अधिकृत निकाय है जो क्या करेगा, कंपनी और यहाँ तक कि व्यक्ति को भी कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र क्या करेगा, जारी कर सकता है। और कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जो है ये प्रकृति से बिक्री किए जाने योग्य है, ये भी सही है ना। प्रकृति से कैसा है, बिक्री किए जाने योग्य है। अगला देखिए, अगला है कि समुद्रयान मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ ध्यान रखिए, नहीं है ना। चलिए, तो पहला क्या कर रहा है कि समुद्रयान मिशन का लक्ष्य गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों की खोज है ना हेतु 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक यान से 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र के भीतर भेजना। ये सही है, ये गलत नहीं है। यहाँ आपसे नहीं पूछ रहा था, सही नहीं, लेकिन ये सही है, करेक्ट है ना, कि मत्स्य 6000 से 3 व्यक्ति को 6000 मीटर की गहराई में क्या करेगा, भेजेगा। दूसरा है कि समुद्रयान मिशन भारत के डीप मिशन का हिस्सा है, तो ये भी सही है ना, ये भी करेक्ट है। आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है कि समुद्रयान मिशन भारत का पहला अति विशिष्ट मानव महासागर मिशन है, ये भी करेक्ट है, यानी कोई गलत नहीं है ना, कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि कोरोना वायरस के सर्वाधिक घातक स्वरूपों में से एक BF7 के संक्रमण से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये चीन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था BF7 को लेकर के, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड RNA 4157 V940 वैक्सीन जो है ये किस रोग की रोकथाम हेतु प्रभावी है। तो एक विशिष्ट प्रकार का कैंसर एडवांस मेलानोमा है ना। ये क्या है, मैसेंजर जो है ये रिबोन्यूक्लिक एसिड है, ये mRNA 4157 ये एक वैक्सीन है और ये किस रोग की रोकथाम हेतु प्रभावित है जी। तो ये प्रभावित है आपको एक विशिष्ट प्रकार का कैंसर, यानी एक पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। ये कैसा वैक्सीन है, तो ये पर्सनलाइज्ड है ना, पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग विकसित किया जाएगा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होगा, अलग अलग विकसित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, कैंसर का एडवांस मेलानोमा वैक्सीन है। चलिए, अगला है कि तेलुगु फिल्म RRR के बारे में बोल रहा है, सही कौन सा है। तो चलिए, नाटू नाटू इसका गाना है नाटू नाटू जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत लिया है, बिल्कुल सही है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। और नाटू नाटू को ही क्या मिल गया, क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 भी मिल गया है, तो ये भी सही है, ठीक है। चलिए, तीसरा है कि RRR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा संवर्ग में नामित किया है। देखिए, विदेशी भाषा में नहीं किया है, इसको अंग्रेजी भाषा में किया है ना। किस भाषा में किया है जी, तो अंग्रेजी भाषा में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पाइन एपिल एक्सप्रेस क्या है। पाइन एपिल एक्सप्रेस जो है वो पूछा जा रहा है कि क्या है। तो देखिए, एक आर्थिक अवधारणा है, बिल्कुल नहीं। खेल से प्रयुक्त शब्द, बिल्कुल नहीं। तो है क्या, है ना। तो देखिए क्या है, तो ये क्या है, एक वायुमंडलीय घटना है ना। ये क्या है, ये एक वायुमंडलीय घटना है, यानी नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार देखिएगा तो वायुमंडलीय नमी को क्या करता है, एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होने को ही क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल एक्सप्रेस बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, एक वायुमंडलीय घटना है ना, जो ट्रॉपिकल, ये देखिए ये क्या करता है, ट्रॉपिकल पैसिफिक में उत्पन्न होता है और इस वायुमंडलीय नमी को ट्रॉपिक्स से यानी भूमध्य रेखा के निकट से उत्तरी लैटिट्यूड्स की ओर क्या करता है, ले जाता है एटमॉस्फेरिक रिवर के द्वारा। इसीलिए इसको बोलते हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस। और इसको ये क्या है, तो एक वायुमंडलीय घटना है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की बुनियादी संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा जो संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करता है। तो बिल्कुल सही है, यही तो बोला गया बार बार कि ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगा जिससे कि मूलभूत ढांचे में क्या हो, परिवर्तन हो। दूसरा देखिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग
अधिनियम को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि यह संविधान प्रदत्त न्यायिक स्वतंत्रता के बुनियादी ढांचे संबंधी प्रावधान का उल्लंघन करता है। तो ये भी तो सही है ना। पहला भी सही है जिसमें क्या फैसला दिया था कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगा जो कि उसके बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करता हो। और दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को इस आधार पर रद्द कर दिया था, है ना, कि संविधान प्रदत्त न्यायिक स्वतंत्रता के बुनियादी ढांचे संबंधित प्रावधान को ये क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए इसको क्या किया था, रद्द कर दिया था, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण ये कोलेजियम प्रणाली के अंतर्गत होता है, जिसपे अब क्या हो गया था, कार्यपालिका द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, है ना, कार्यपालिका द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो समझ गए होंगे इसको। अगला है कि वसोरैड्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। वसोरैड्स, तो वसोरैड्स क्या है देख लीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो वसोरैड्स मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सही। यह DRDO द्वारा विकसित मानव द्वारा चलाया जाने वाला पोर्टेबल एयर डिफेंस प्रणाली है, ये भी सही है ना, ये भी क्या है, सही है। कह रहा है इसकी तकनीकी रूस से ली गई है, तो ये रूस से नहीं लिया गया है ना। ये DRDO द्वारा विकसित है तो रूस से क्यों लिया जाएगा, ये गया है, गलत है। और 27 सितंबर 2022 को चांदीपुर से इसके 2 सफल परीक्षण किए गए, तो ये जो है वो बिल्कुल का बिल्कुल सही है, ये भी सही है, समझ गए। चलिए इसके बाद देखिए MV गंगा विलास के बारे में देखिए, ये बहुत ही चर्चा में रहा था। तो MV गंगा विलास क्रूज अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज, ये याद रखिए, है ना, पूछ देगा कौन सा रिवर क्रूज, अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज द्वारा विकसित हुआ, संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्रूज है। 13 जनवरी को जो है मोदी जी क्या किए, वर्चुअल तरीके से वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए इसको रवाना किए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद है कि वाराणसी से पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिन में पूरा करेगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना, इसको भी ध्यान में रखिए, तीनों का तीनों सही है। कितना, 3200 किलोमीटर, कितना दिन में, 51 दिन में, किसके द्वारा, तो अंतारा याद रखिए, है ना, अंतारा रिवर क्रूज द्वारा, ठीक है, वाराणसी से डिब्रूगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला है कि स्पिन के बारे में विचार करिए। स्पिन क्या है, ये जो स्पिन है ना, तो स्पिन के बारे में आपको कह रहा है विचार करने के लिए। तो कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा तथा सोशल अल्फा ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो बिल्कुल सही है कि इसरो और स्पिन को लॉन्च करने के लिए इसरो और सोशल अल्फा ने क्या किया है, लॉन्च करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किया है, स्पिन को लॉन्च करने के लिए। दूसरा है कि यह भारत का पहला समर्पित मंच है जो तेजी से उभरते अंतरिक्ष उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार और उद्यम विकास के लिए समर्पित है, तो ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि यह 3 नवाचार श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोग, अंतरिक्ष और गतिशीलता के लिए प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाएगा। तो एरोस्पेस सामग्री, सेंसर और एवियोनिक्स, यानी तीनों के तीनों क्या हैं, सही है, ठीक है। चलिए अगला है कि न्याय दर्श पंजीयन प्रणाली SRS रिपोर्ट के संदर्भ में करा विचार करिए, 2020 के संदर्भ में आया है ना, SRS रिपोर्ट। तो SRS रिपोर्ट देख लीजिए ये क्या कहता है। तो कह रहा है 2020 में शिशु मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर आ गया है, तो ये सही है। 2020 में शिशु मृत्यु दर कितना आ गया है, तो 1000 जीवित जन्म पर 28। अगला देखिए कह रहा है कि 2020 में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में मृत्यु दर 32 प्रति 1000 जीवित जन्म पर है, यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में क्या है, तो प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 जो है वो मृत्यु वाला रेट है ना। और तीसरा है कि 2020 में न्यू नेटल मृत्यु दर कितना है, तो प्रति 1000 पर 20 है, ठीक है। शिशु वाला कितना है, 28 है ना, शिशु वाला कितना है, 28 है, 5 से कम आयु वाला 32 है, और न्यू नेटल है कितना, 20। तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। चलिए अब है रेत बैटरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है, नहीं, है ना, नहीं जब एग्जाम में रहे तो नहीं को घेर लिया कीजिएगा। तो नहीं पूछ रहा है, रेत बैटरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि रेत बैटरी एक उच्च तापमान तापीय ऊर्जा भंडारण है,
अपने भंडारण माध्यम के रूप में रेत या रेत जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है ना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके अंतर्गत रेत में ऊर्जा गर्मी के रूप में संग्रहित रहती है, जिसका उपयोग घरों को गर्म करने, है ना, घरों को गर्म करने में, इसके बाद देखिए उद्योग वगैरह में भी क्या होता है, उद्योग में माप या उच्च तापमान वाली गर्मी पैदा करने के लिए किया जाता है। और तीसरा है, ये भी सही है, तीसरा है विश्व की पहली व्यावसायिक रेत बैटरी पार्ट्सचाई फिनलैंड के कंकानापा नामक शहर में लगाई गई है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, तो राजस्थान में रेत बैटरी का प्रयोग व्यावसायिक रूप से किया जाने लगा है, तो ये गलत है। यही कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ये गलत है। राजस्थान में रेत बैटरी का प्रयोग नहीं शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि काले मूंगों के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है ना, काले मूंगों के बारे में। तो काले मूंगों को उथले पानी और 28,000 फीट से अधिक गहराई तक बढ़ते हुए पाया गया है, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये काले मूंगे मृत समुद्री जीव है, ये गलत है। काले मूंगे अफ्रीकी नदी में पाया जाता है, ये भी गलत है ना। इसके बाद देखिए ये विलुप्त प्रजाति है, ये भी गलत है। सही है ये। चलिए अब है प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। ये एजुकेशनल रिपोर्ट आया है, देख लीजिए। कह रहा है सरकारी विद्यालयों जिनमें सीखने का स्तर ऐतिहासिक रूप से नीचा रहा है, 2012 से 2020 के दौरान सीखने की क्षमता में उच्च गिरावट दर्ज की गई है, तो ये सही है ना। 12 से 20 के दौरान क्या हुआ है, सीखने की क्षमता में उच्च गिरावट हो गया है। और दूसरा कह रहा है कि शिक्षा की खराब गुणवत्ता के बावजूद अभिभावकों ने अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालयों में कराए जाने को प्राथमिकता दी है, तो ये भी सही है ना, दोनों के दोनों सही है। आगे देखिए अगला कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है। तो भारतीय नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में INS वागीर पनडुब्बी को नौसेना बेड़े में शामिल किया, ये सही है ना। INS वागीर को क्या किया है, शामिल किया है। दूसरा क्या कर रहा है कि यह कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जो रूस में विकसित हुआ है, तो नहीं, ये रूस में नहीं विकसित हुआ है, तो भारत में ही विकसित हुआ है ना। ये कहाँ विकसित हुआ है, भारत में। अगला है कि यह पनडुब्बी, तो यही गलत है। यह पनडुब्बी सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करने, माइंस बिछाने सबकी निगरानी में सक्षम है, तो ये सही है। ठीक है, इसका आगे दिया है कि इसका नामकरण जो है वो बागीर नामक सैंडफिश पर किया गया, जो हिंद महासागर का घातक समुद्री जीव है, तो ये भी सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है भेड़िया योद्धा कूटनीति किस देश द्वारा अपनाई जाती है, ये चीन के द्वारा अपनाया गया है भेड़िया योद्धा, है ना। चीन की सरकार जो है चीन से परे अपनी विचारधारा को विस्तार करने और पश्चिम देश को मुकाबला करने के लिए क्या किया है, स्वयं का बचाव करने की नीति पर चलता है, तो ये भेड़िया योद्धा कूटनीति नाम दिया है इसको। और ये नीति जो है वर्तमान में राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग जी हैं उनके शासनकाल में जो है ये क्या किया गया है, तो अपनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केन बेतवा लिंक परियोजना, विचार करना है। केन बेतवा लिंक परियोजना छत्तीसगढ़, दिबांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। कुल्दा कोयला खान उड़ीसा, ये भी सही है। तमनार तापीय संयंत्र छत्तीसगढ़, ये भी सही है। तो इसमें देखिए ये तीनों तो सही है, लेकिन केन बेतवा छत्तीसगढ़ नहीं होगा। केन बेतवा क्या हो जाएगा, केन बेतवा यूपी और MP का है ना। केन बेतवा लिंक परियोजना किसका है, तो यूपी और MP का संयुक्त नदी परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि कुल प्रजनन दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पिछले 3 दशकों में भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई, है ना। कह रहा है कि पीछे जो 3 दशक में भारत में प्रजनन दर हुआ है उसमें गिरावट दर्ज किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 2.1 कुल प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल की प्रजनन दर माना जाता है, तो ये भी सही है ना। 2.1 कुल प्रजनन दर को क्या माना जाता है, रिप्लेसमेंट लेवल का प्रजनन दर माना जाता है। और किसी देश में कुल प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, तो ये भी सही है ना। कुल प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद भी क्या हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा कि कुल प्रजनन दर पूरे देश के लिए क्या है, औसत रूप से न व्यक्त किया जाता है। तो 19 से 21 के अवधि में भारत में कुल प्रजनन दर क्या था, 2 था, है ना। 19 से 21 में क्या था, 2 था।
ठीक है। इसके बाद देखिए, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कुल प्रजनन दर जो है ये 2.1 के रिप्लेसमेंट स्तर से ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी भी भारत का जनसंख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मित्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का थिंक टैंक है। तो ये मित्रा महाराष्ट्र का है ना। महाराष्ट्र सरकार जो है ये नीति आयोग के तर्ज पे महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे नीति का है ना फुल फॉर्म, उसी तरह मित्रा शुरू किया है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का स्थापना किया है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसके अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है ये इसके कौन है, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन हुए, मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे और उपाध्यक्ष हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अगला है कि चार्ज शीट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चार्ज शीट देख लीजिए, चार्ज शीट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट है ना, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर की तरह चार्जशीट को आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है, ये गलत है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि चार्जशीट सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, इसकी मुक्त सार्वजनिक पहुंच करना आपराधिक दंड प्रक्रिया के प्रावधानों का उल्लंघन है, तो ये सही है, पहला गलत था और ये सही है। चार्जशीट क्या है, तो सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, इसका मुक्त सार्वजनिक पहुंच करना आपराधिक दंड प्रक्रिया के प्रावधानों का क्या है, उल्लंघन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टीजर लोन के बारे में विचार करना है। टीजर लोन, तो देखिए टीजर लोन क्या है, तो टीजर लोन कोई भी ऐसा लोन है जो खरीद प्रोत्साहन के लिए निश्चित समयावधि के लिए नीची ब्याज दर पर दिया जाता है ना। टीजर लोन आपसे पूछ रहा है कि टीजर लोन जो है वो क्या है, तो ये टीजर लोन क्या है, ये ऐसा लोन है जो खरीद प्रोत्साहन के लिए निश्चित समयावधि के लिए नीचे ब्याज दर पर मिल जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें क्या कर रहा है कि सामान्य टीजर ऋणों में कम परिचयात्मक ऑफर वाले क्रेडिट कार्ड और समायोज्य दर बंधक ऋण शामिल है। यानी एक टीजर ऋण जारीकर्ताओं के लिए क्या है, एक लोकप्रिय प्रचारक उत्पाद है। ये उधारकर्ताओं की क्या है, एक विस्तृत श्रृंखला को लुभाने की प्रवृत्ति रखता है, कम ब्याज दर पे दे देता है। तो दोनों के दोनों कथन क्या हैं, सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आदि शौर्य पराक्रम का, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है यह 23 से 24 जनवरी 2023 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मनाया गया आदि शौर्य पर्व पराक्रम, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसका आयोजन जो है ये जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही नहीं, इसमें 3-4 लोग शामिल थे, जनजातीय मामलों के मंत्रालय थे, इसके बाद देखिए भारतीय थल सेना, उसके बाद देखिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इन तीनों के सहयोग से ये जो है हुआ है। और तीसरा है कि इस समारोह के अंतर्गत रोमांचक शौर्य प्रदर्शन के साथ साथ जनजातीय नृत्यों के बहुरूप दर्शक के माध्यम से उत्साह ऊर्जा का प्रदर्शन किया गया, ये सही है। समारोह में सैन्य टैटू में सशस्त्र बलों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया, ये भी सही है। इस तरह से हमने समसामयिकी को पूरा कर लिया है ना। आगे जो है इसका कुछ इकोनॉमिकल क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये सीरीज अच्छा लगा है तो बता दीजिएगा, तो हम बहुत ही जल्द सारे पीडी का अपलोड कर देंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार हमको बता दीजिएगा कि ये सीरीज आपको अच्छा लगा है ना, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या करिए, एक बार कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बता दीजिएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।